नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज विमर्श करेंगे राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी का बयान बचकानापन या अज्ञानता है। इस विषय पर जो कि राहुल गांधी का बयान अभी पिछले दिनों आया है, उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिरों पर टिप्पणी की है और उसकी तुलना उन्होंने पाकिस्तान के मदरसों से कर दी है। ये राहुल गांधी का बचकानापन है या उनकी अज्ञानता है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, क्या कारण है, या कोई राजनीतिक उनकी रणनीति है जो उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिरों पर इस तरह का आरोप लगाने वाला बयान जारी किया है। इस पर आज हम विमर्श करेंगे। इस विमर्श के लिए हमारे साथ 3 अतिथि स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं, जिसमें डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आपने देश विदेश में विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है और भारत में भी आप कई स्थानों पर वैज्ञानिक प्रकल्पों में शामिल रहे हैं। हम डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर नमस्कार। धन्यवाद। दूसरे अतिथि हमारे साथ हैं श्री दिलीप यशवर्धन जी। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर आप विचार व्यक्त करते हैं, प्रखर वक्ता हैं। यशवर्धन जी का भी हम स्वागत करते हैं। यशवर्धन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस परिचर्चा में श्री योगेश कुमार मिश्र जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ और राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हम योगेश जी का भी आज की परिचर्चा में, विमर्श में स्वागत करते हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। अब विमर्श शुरू करें उसके पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। कृष्णदेव त्रिपाठी की रिपोर्ट है। इंसान की जुबान उसकी मानसिकता का आईना होती है। वो जैसा बोलता है वैसी ही उसकी सोच होती है। पिछले दिनों सरस्वती शिशु मंदिर पर दिया गया राहुल गांधी का बयान दरअसल उनकी सोच को ही दर्शाता है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसों से की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने अपने स्कूलों के जरिए हमला शुरू किया है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों के जरिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से आरएसएस अपने स्कूलों के जरिए अपनी विचारधारा आगे बढ़ा रहा है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आरएसएस के पास सैकड़ों हज़ारों स्कूल चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। राहुल गांधी के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। उनके इस बयान को भारतीय संस्कृति पर हमला माना जा रहा है। राहुल गांधी अपने बयान में आरएसएस के जिन विद्यालयों का जिक्र कर रहे हैं, उनका संचालन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान करता है। विद्या भारती के देश भर में 24,188 विद्यालय हैं और इनमें 35,10,958 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ ही आधुनिक शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। यही कारण है कि दूसरे धर्मों के भी 80,000 से ज़्यादा छात्र यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। इन विद्यालयों में वंदे मातरम और जनगण मन की अनुगूंज सुनाई देती है। ये विद्यालय छात्रों में देश सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करते हैं। जाहिर है कि स्कूली शिक्षा को लेकर विद्या भारती का लक्ष्य स्पष्ट है। इसमें कहीं भी नफरत, कट्टरपंथ और आतंक के साथ दूसरे धर्मों के लिए घृणा की जगह नहीं दिखती। अब देखते हैं पाकिस्तानी मदरसों में क्या होता है। जिन इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनका संचालन पाकिस्तान में कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 2001 में ही इसका खुलासा हुआ था कि पाकिस्तानी मदरसों में आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। ये भी दावा किया जा चुका है कि पाकिस्तानी मदरसों से अल-कायदा, हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों का गहरा कनेक्शन है। यहाँ इस्लामिक चरमपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देने की ट्रेनिंग दी जाती है। 2019 में पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने स्वीकार भी किया था कि पाकिस्तान के मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। राहुल गांधी
और उनकी कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परेशानी है, तो राजनीतिक नज़रिए से उन्हें इस पर हमले करने की पूरी छूट है। मगर सरस्वती शिशु मंदिर जैसे विद्यालयों की तुलना कट्टरपंथी मदरसों से करना भारतीय संस्कृति पर सीधा हमला है। ये उनकी अज्ञानता को ही दर्शाता है। विमर्श शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव जी से ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो राहुल गांधी का बयान आया है, इसका निहितार्थ क्या है? सर्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इस विषय में कहना चाहूँगा कि जो मैंने न्यूज़ चैनल पे भी देखा और मीडिया में भी आया, तो ये जो इनका बयान है ये सर्वथा राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित है, इसलिए कि वो हमेशा चर्चा में बना रहना चाहते हैं। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना वो किसी विषय का अध्ययन करते हैं, और वो हमेशा ऐसी बात करना चाहते हैं जिससे कि वो चर्चा में बने रहें हमेशा। और ये सर्वथा अनुचित है जिस तरह से उन्होंने इस बात का भ्रामक प्रचार किया कि जो विद्या भारती है या सरस्वती शिशु मंदिर है, जो कि वो मदरसों की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान के, ये एक ही बहुत भ्रामक और मिथ्यापूर्ण आरोप है, और जिससे कि हमारे देश की छवि भी जो है वो धूमिल होती है। मैं इस विषय में इतना कहना चाहूँगा। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, या राहुल गांधी इतने अनभिज्ञ हैं कि उनका सामान्य ज्ञान ही नहीं है विद्यालयों के बारे में? कौन हमारे यहाँ समाज के लिए अच्छे काम कर रहा है, कौन से विद्यालय चल रहे हैं, तो इसको क्या मानेंगे? उनकी अज्ञानता, नासमझी, या कोई षड्यंत्र? सर्वेश जी, पहले तो इस विषय पर चर्चा कराने के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, क्योंकि जागरूकता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से लोगों को हम अवेयर करा सकते हैं कि समाज में क्या हो रहा है और इस देश की वास्तविक स्थिति क्या रही थी, और लोग उसके बारे में क्या कह करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। विशेषता अगर आप राहुल गांधी जी की बात करें तो राहुल गांधी जी के ये स्टाइल रहा है कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट को इस्तेमाल करते हैं राजनीति में बने रहने के लिए। देखिए, उसका एक उदाहरण ये भी है कि अगर इस तरह का बयान वो नहीं देंगे तो हम यहाँ बैठ करके चर्चा नहीं करेंगे। तो आप देखिए, हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन राहुल गांधी को इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे राजनीतिक विश्लेषक या जो समाज के लोग हैं वो बैठ करके टीवी पर चर्चा कर रहे हैं। अब रही बात उनके ज्ञान की, तो देखिए, ज्ञान का क्या होता है कि जो हमारी जड़ होती है उससे हमारी पहचान होती है। मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का जन्म जिस कोख से हुआ है वो कोख इस धरती से जुड़ी नहीं है। जो कोख इस धरती से जुड़ी नहीं है वो इस देश की सभ्यता के बारे में क्या जानेगी? जब उनकी माता जी को इस देश की सभ्यता के बारे में नहीं पता है, यहाँ की पद्धति के बारे में नहीं पता है, यहाँ की शिक्षा के बारे में नहीं पता है, यहाँ के गुरुकुलों की गुणवत्ता के बारे में नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कि वही शिक्षा, वही खून आगे भी प्रसारित हुआ है। वही चीज़ राहुल गांधी जी के अंदर भी आई है। राहुल गांधी जी हैं भारत के निवासी, लेकिन अगर वो भारत के बारे में नहीं जानते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, या जानते हुए इस तरह का बयान देते हैं, तो दोनों ही देश के लिए गद्दारी होगी। अगर आप अनभिज्ञ हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नेता हैं, इस देश की बड़ी पार्टी के नेता। मैं बड़ा नेता राहुल गांधी जी को नहीं कहता हूं, क्योंकि बड़ा वो नेता वो होता है जो सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक सिद्धांतों का और देश के मूल्यों का हमेशा ख्याल रखता है। लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा इस देश के अंदर ऐसा बयान देते हैं, कभी कहते हैं कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग बुरे हैं। जिस एरिया के लोगों ने वर्षों तक उनके घर में राजगद्दी दी, उस एरिया को उन्होंने एक झटके में कह दिया कि यहाँ के लोग खराब हैं, इन्हें राजनीतिक समझ नहीं है। और जिन्होंने उन्हें पहली बार गद्दी पे बैठाया, उसको उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग मुद्दों पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हैं। तो इस तरह की बातें करना राहुल गांधी जी की एक स्टाइल बन गई है इस तरह की परिचर्चा में बने रहने के लिए। ये दिलीप जी, उनकी स्टाइल है, लेकिन ये तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। वो तो अपने घर में आग लगा रहे हैं एक तरह से। सर, डेप्रिसिएशन उसका होता है जिसकी कोई वैल्यू होती है। जिसकी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी, उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगा? आज देखिए, अगर कांग्रेस इस देश की सबसे पहली, सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस ने ही प्रजातंत्र को जन्म दिया, कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के प्रजातंत्र को जन्म दिया, लेकिन प्रजातंत्र का सबसे पहला गला भी कांग्रेस ने ही घोटा था। क्योंकि इस देश को जो पहला प्रधानमंत्री मिला था वो प्रजातंत्र से नहीं मिला था। अगर प्रजातंत्र से मिलना होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते, लेकिन किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व ने अपने वोट का या अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नेहरू जी को वो सत्ता सौंप दी। तो
जिन मूल्यों पे इस देश की सरकार बनी थी या जिन मूल्यों को आगे बढ़ाया गया था, वो मूल्य धीरे धीरे ह्रासित होते चले गए। जो भारत के मूल्य थे, भारत की जो सभ्यता थी, वो सभ्यता इन्होंने ह्रासित कर दी और इसीलिए आज कांग्रेस हाशिए पर है, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया है। तो अब उनके अंदर डेप्रिशिएट होने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू कहीं बची नहीं है मेरे हिसाब से। योगेश जी, आप तो विद्या मंदिरों से निकट से जुड़े हैं, आपने शिशु मंदिरों को भी देखा है, तो आपको क्या लगता है कि सरस्वती शिशु मंदिरों पर ये जो आरोप लगाया गया है राहुल गांधी की तरफ से, ये किस मानसिकता से लगाया गया होगा और सरस्वती शिशु मंदिरों की वास्तविक उनकी कार्य पद्धति क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं, जरा इस पर प्रकाश डालिए। सर्वेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रज्जू भैया का जो निजी आवास था इलाहाबाद में, जिसे ज्वाला देवी विद्या मंदिर के रूप में अब जाना जाता है, मैं उसी विद्यालय का छात्र हूँ। मैंने शिशु से लेकर अष्टम तक उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और हम लोग 4 भाई बहन हैं। हम चारों भाई बहन ने उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि रज्जू भैया मेरे पिताजी के पास प्रायः आकर बैठा करते थे उस शुरुआती दौर में, और हम लोगों को उस विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले रज्जू भैया ही थे। तो उनकी प्रेरित करने पर मेरे पिताजी ने अपने चारों बच्चों का एडमिशन उसी विद्यालय में कराया, वहीं हम लोगों ने शिक्षा ली। इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर की जो विद्या पद्धति है, उसको मैं जितनी गहराई से जानता हूँ, समझता हूँ, बचपन से अनुभव कर रहा हूँ। ये चीज़ बस सिर्फ 2 उदाहरण से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर किसी भी वृद्धा आश्रम में आप जाइए, किसी भी वृद्धा आश्रम में, कहीं किसी भी वृद्धा आश्रम में कोई भी बुजुर्ग, चाहे वह पिता हो या माँ हो, ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में संस्कार प्राप्त किए हैं, शिक्षा प्राप्त की है। दूसरा, मैं अधिवक्ता भी हूँ, परिवार न्यायालय के मुकदमे लड़ता हूँ। परिवार न्यायालयों में आने वाले जो वादी हैं, चाहे वह पति के रूप में आए, चाहे वह पत्नी के रूप में आए, मुझे अभी तक एक भी वादी ऐसा अपने जीवन काल में नहीं मिला, 28 साल की वकालत में नहीं मिला, जो सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर से शिक्षा प्राप्त हो और आज वह पारिवारिक डिस्प्यूट में उलझा हुआ हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, पहचान है ये, कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान, अपने परिवार के प्रति निष्ठा, अपने कर्तव्य का निर्वहन, अपने धर्म का परायणता, ये सारी चीज़ों के जो संस्कार बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में दिए जाते हैं, आज भारत की सामाजिक संरचना उसी वजह से रुकी हुई है, ठहरी हुई है। वरना राहुल गांधी जैसे लोग या इनके पूर्वज, जिन्होंने भारत की शिक्षा नीति को हमेशा वामपंथी बनाने की कोशिश की या भारत विरोधी बनाने की कोशिश की, उन लोगों ने भारत के शिक्षा मंत्री हमेशा उन लोगों को नियुक्त किया जो लोग भारतीय विचारधारा को जड़ मूल से नष्ट करने की हमेशा चेष्टा में लगे रहते थे। तो ऐसे विकृत राजनीतिक दलों के राजनेताओं के समर्थन से जो व्यक्ति एक राजनीतिक दल का महासचिव है, उस व्यक्ति से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह सरस्वती विद्या मंदिर के संस्कारवान शिक्षा के पक्ष में कोई बात कहेगा। एक चीज़। दूसरी बात जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जिस व्यक्ति ने कभी सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर किसी कार्यक्रम में आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी व्यवस्था का कभी अंश नहीं रहा, कभी उसने किसी भी विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के कार्यक्रमों में कोई योगदान नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया, वह व्यक्ति जिसने आज तक सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर की शिक्षा पद्धति को देखा समझा जाना ही नहीं, वह व्यक्ति आज टिप्पणी कर रहा है। इससे बड़ा हास्यास्पद कार्य और क्या हो सकता है। इसके पीछे मुझे जो एकमात्र वजह नज़र आती है वो ये है कि इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में हिंदू विरोधी वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इस मौके पर यह बयान दिया है, जिससे कि वहाँ पर जो हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं वो प्रभावित होकर के कांग्रेस को वोट दे दें। इसके पीछे मुझे ऐसा मंतव्य नजर आता है। उमाशंकर जी, आपका लंबा सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, आप विभिन्न स्थानों पर रहे हैं, आपने सरस्वती शिशु मंदिर देखे होंगे, इनकी शिक्षा भी देखी होगी, इनके लोगों के निकट संपर्क में भी आए होंगे, तो आपका क्या अनुभव है सरस्वती शिशु मंदिरों के बारे में?
सर, पहली बात तो मैं अनुभव अवश्य बताऊंगा। तो मुझे जो माननीय अधिवक्ता जो हमारे बैठे हुए हैं उनके बारे में सुना मैंने, उन्होंने जो बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है जो देश के हित में नहीं है, और ये प्योरली विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक उससे प्रेरित और वोट बैंक की राजनीति ये कर रहे हैं। आपको इनके मूल में जाना होगा कि राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और नेहरू जी की जो लालन पालन हुआ है वो पाश्चात्य सभ्यता में हुआ है। तो अब आप समझिए कि जिसके लंदन से कपड़े जो हमेशा पाश्चात्य सभ्यता में लिखा पढ़ा, तो उसकी मानसिकता वैसे ही होगी। तो उसे सनातन, जिसको शाश्वत कहते हैं, जिसको वैदिक धर्म कहते हैं, जो कि 5000 ईयर्स ऑलमोस्ट हमारे रिकॉर्डेड है हमारी गीता के अनुसार, तो अगर वो देखें तो उसको इन लोगों ने क्या किया कि चूँकि लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे, तो इन्होंने हमारे जो किताबों में जो सिलेबस में, चूँकि 70 सालों में कांग्रेस ने जो सिलेबस का निर्माण हुआ, जो इतिहास लिखा गया, उसमें हमने औरंगज़ेब को, अकबर को महान शासक हमेशा घोषित किया और गाथाएं गाई जो उनके स्मारक बने हुए थे, जो भले हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हों, लेकिन गाथाएं हमने हमेशा गाई कि ये उन्होंने इतनी अच्छी कशीदाकारी की, इतने बढ़िया यहाँ निर्माण किया, ये ऐसा था, ये धर्म पुराण पढ़ता था, ये गीता पढ़ता था। इस तरह का भ्रामक प्रचार जो है इन्होंने समाज में किया। तो अब मुझे अभी एक भाग लेने का मौका मिला एक डिबेट में, जिसमें कहा कि हमारा युवा जो है वो भ्रमित है, हमारा युवा भ्रमित है, 23% युवा जो हमारा भ्रमित है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, युवा क्यों भ्रमित है? क्योंकि सनातन पद्धति से पढ़ाया ही नहीं गया। जो बेसिक शिशु मंदिर हमारा या बाल विद्या मंदिर या विद्या भारती, तो हमारा जो अनुभव मेरा है सर, तो हम लोगों को जब स्कूल में थे, हे प्रभु हमें दया निधे कर्तव्य मार्ग पर लग जावे, हमारी जो शिक्षा शुरू होती थी कि हमें प्रभु से प्रार्थना करके, प्रेयर करके आते थे, और होली दिवाली में हमको प्रसाद मिलता था, और ओम शन्नो देवी रविशय आपो भवन्तु पितये, इस तरह के मंत्रों का उच्चारण हमें स्कूल में कराया जाता था। और हम बड़े ही गुरुजनों का आदर करते थे। हमने शिक्षा मंदिर में देखा है पैर छूने की व्यवस्था, प्रणाम, और एक संस्कृति है। मतलब हिंदू धर्म जो है वो एक रिलीजन, एक मेथड ऑफ लाइफ है, जिसमें कि आप अपने जीवन को किस तरह से दीर्घायु होकर के और एक अच्छे बिना किसी डिप्रेशन के, बिना उसके आप जी सकते हैं। मेरे कहने मतलब है कि सनातन ज्ञान जो है वो तो हमारा विलुप्त हो गया। और तो इन्होंने क्या किया कि पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित होकर के, क्योंकि मैं रहा इंग्लैंड में, मैं अमेरिका रहा, मैं विभिन्न देशों में गया, मैंने देखा वहाँ कि वहाँ पर शिक्षक की कोई भी इज्जत नहीं है। मैं क्या बताऊँ इस विषय में कि न्यूयॉर्क में हमारे एक प्रोफेसर हैं रेंसिलियर में, ट्रॉय में, और वो बताते हैं कि सर वहाँ पे जो हम लोग हैं, जो इंडियन टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट से डरते हैं, दे आर स्केर्ड ऑफ दम। मैं ऐसी बताऊँगा, ऐसी घटनाएँ नहीं बता सकता कि वहाँ के लड़के लड़कियाँ किस तरह से अपने गुरुजनों का कोई आदर नहीं करते हैं। तो दूसरा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। ये हमने ब्रिटिश से सीखा कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। उन्होंने तो अपने यहाँ डिसिप्लिन किया लंदन में, लेकिन यहाँ इंडिया में इन्होंने अमेरिकन जो कल्चर था या पाश्चात्य सभ्यता थी, उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया कि आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं। तो हुआ क्या, आपने तो शिशु बचपन से तो उसको बताया नहीं कि आपके मंत्र क्या है। आपको सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जब उठ जाएंगे तो क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तमाम जो है आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, दे आर द कॉज ऑफ द हार्ट अटैक। तो सबसे बड़ा ये है कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4 से लेकर 6 तक जो है ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, कुछ लोग 3 से कहते हैं, मिश्रा जी इस विषय में अच्छा बतलाएंगे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी विषय थी कि हमारा ये था कि हमने बेसिक चीज़ें जैसे जल की पूजा, जल, सूर्य की पूजा, पौधों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, हमने भगवान माना, हमें गॉड देखा, सूर्य इज गॉड, चंद्रमा इज गॉड, पीपल को हमने भगवान शिव पूजा कहा कि यहाँ देवी देवता का निवास है। तो हमने नेचर को कंजर्व किया। तो हमारा सनातन ज्ञान क्या करता था, नेचर को कंजर्व करता था, उसकी पूजा करता था, मॉरल वैल्यूज देता था। अब आज साहब हम होता है कि साहब जॉब नहीं है, हर आदमी नौकरी सरकारी चाहता है, युवा भ्रमित है, कंफ्यूज है इसको। अरे साहब आपने शिशु जब वो था, जब 5 साल तक भी साइंटिफिक स्टडीज हैं कि 5 ईयर्स तक मैक्सिमम ब्रेन जो है वो अडॉप्ट करता है साइंस को, लर्निंग। आप उसे वेद सिखा दिए, बचपन से वेद और संस्कृत सिखाई जाती थी, एंड दे यूज्ड टू रिसाइट। हमारे वेद कैसे ट्रांसफर हुए? तब कोई लेखनी नहीं थी, कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम माउथ टू माउथ। एंड वो आज भी हमारे कंसर्न में, आप हमारे कहा जाता है उसे जी, तो आज भी आप जाइए हमारे उज्जैन महाकाल मंदिर में, ऐसे ऐसे जब मैं रुद्राभिषेक कराता हूँ तो हमने ऐसे ऐसे ब्राह्मण बच्चे देखे हैं कि बिना किसी किताब के, बिना किसी डिजिटल मीडिया के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और पूरा रुद्राभिषेक बिना किसी व्यवधान के वो पूर्ण होता है। तो हमने क्या किया, हमने अपने यूथ को डिस्ट्रॉय कर दिया, और यूथ को पाश्चात्य सभ्यता, जो हमारे माइनॉरिटीज़ कहते हैं, मैं स्पेशली नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है,
वो हमको फलता फूलता देखना ही नहीं चाहते थे। तो उनका सबसे अच्छा है कि हम सरस्वती शिशु मंदिर को बारे में ऐसा भ्रामक प्रचार करें कि साहब उनको वोट मिल जाए और हमें जो हमारी वाई वाई हो। तो ये बहुत ही मतलब अब हमारा युवा कैसे सुधर सकता है। हमारे युवा को सरस्वती शिशु मंदिर में, अभी लोगों ने कहा साहब ये तो वैदिक पढ़ा रहे हैं, अभी सीबीएसई बोर्ड से भी इसका अप्रूवल हो गया है। हमारा जो अभी रिसेंटली मुझे पता लगा, माननीय योगेश जी ने हमको बताया कि डॉक्टर साहब इसमें सीबीएसई सिलेबस, हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं और हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसमें नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जो हमारा वास्तविक परिचय है सनातन ज्ञान का, हम वो उसमें हम दे रहे हैं अपने सिलेबस में। या हमारी जो शिक्षा पद्धति है, गुरुजनों का आदर करना, वाटर में की पूजा करना, वाटर को वेस्ट नहीं करना, एनवायरनमेंट को कदर करना। तो इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि हमारा विद्या भारती जो है एक नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा है और एक ऐसे यूथ की संरचना कर रहा है देश में जो कि हमारे भारत को एक प्रथम शिखर पर लाने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। दिलीप जी, आपका भी अनुभव रहा होगा शिशु मंदिरों का कहीं, या आप के आसपास आपने देखा होगा विद्यालयों को, तो आप किस रूप में देखते हैं विद्यालयों की, सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा को? सर्वेश जी, रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, और जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु की मूर्त उसको वैसे ही दिखाई देती है। और भावना जो होती है वो माहौल से बनता है। आप जिस माहौल में रहते हैं उस तरह के से आपकी भावना जन्म ले लेती है। मैं व्यक्तिगत रूप से सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे जानने वाले हैं, जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं, वहाँ पर शिक्षक रहे हैं और मेरा उनसे अच्छा संबंध रहा है। मैं वहाँ के कार्यक्रमों में कई बार गया हूँ जहाँ पर देश की सभ्यता सिखाई जाती हो, जहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति को जिंदा रखा जाता हो, जहाँ मंत्रों का उच्चारण कराया जाता हो। और मंत्रों का उच्चारण कोई धर्म से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। आज अगर प्रकृति में एक साउंड है जो वाइब्रेट कर रही है, जिसको हिंदू संस्कृति में ओम कहा जाता है, उस ओम को साइंस ने प्रूव किया है। पंचजन्य यह अधम शरीरा, मनुष्य का शरीर प्रकृति के पंच तत्वों से मिलकर बना, ये साइंस ने भी प्रूव किया है। तो जहाँ पर हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो बेसिकली धर्म नहीं है, वो साइंटिफिक बेस्ड एक सोच है। और उस सोच को जिस विद्यालय में, जिस इंस्टीट्यूशन में जिंदा रखा जा रहा है, उस सोच को गलत कहने का मतलब राहुल गांधी जी एक तरीके से जो साइंस है उसको भी ठुकरा रहे हैं। मतलब कि उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं। और मज़े की बात देखिए, उन्होंने अपने बयान में कंपैरिजन किया कि पाकिस्तान में मदरसों में जिस तरीके से गलत चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि राहुल गांधी जी को ये कैसे पता कि पाकिस्तान के मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है और हिंदुस्तान के मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? इस पर राहुल गांधी जी ने कोई टिप्पणी नहीं करी। इसका मतलब आपका जो ध्यान है, आपकी जो भावना है, वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये जानने में ज़्यादा है, भारत में क्या हो रहा है इसको समझने में कम है। तो आप भारत के हैं ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप भारत के ही नहीं, आपका ओरिजिनेशन ही नहीं है, आप भारत के बीज ही नहीं हैं। जब भारत के बीज नहीं है तो भारत का फल आपके अंदर लग ही नहीं पा रहा है। और आपका माहौल भी वैसा है और आपकी जो पॉलिटिकल माइलेज है आज की डेट में, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर आप नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू ही पहुंचना चाहते हैं। आप देखिए आजकल उन्होंने पजामा कुर्ता छोड़ करके अपने आप को युवा नेता प्रोजेक्ट करने के लिए टी शर्ट में, जीन्स में और पैंट शर्ट में मंचों पे जाना शुरू कर दिया। अरे आप देश के नेता बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि का हर तरह का व्यवहार का, बात का, कपड़ों का एक डेकोरम होता है जिसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी होती है। आप उससे इतर जाकर के काम करेंगे तो आप नेगेटिवली पब्लिसाइज तो हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी। ये प्रजातंत्र आपको राजतंत्र के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी। योगेश जी, देखिए दिलीप जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है और मूल उनके जो राहुल गांधी का सवाल है या जो उन्होंने आरोप लगाया है उसमें मूल बात को इंगित किया है दिलीप जी ने कि उनकी जो निगाह गई या उनके मन में जो बात आई वो पाकिस्तान की आई। उन्हें अगर तुलना करनी थी तो भारतीय मदरसों से भी कर सकते थे, तो उन्हें अगर मदरसे दिखे तो वो भी पाकिस्तानी। तो ये इनकी जो सोच है ये पूरे राहुल गांधी की है या पूरे कांग्रेस की सोच ही कांग्रेस की पाकिस्तान परस्त सोच हो गई है। और ये इनका एक उद्देश्य हो गया है कि अपना जो कुछ भी स्वदेशी है, जो कुछ भी भारतीय है, जो कुछ भी सनातन है, उसका विरोध करना। तो इसके पीछे की क्या उनकी रणनीति है कि वोट बैंक की है या ये पूरे कांग्रेस की रणनीति है इस तरह की? सर्वेश जी, आपने इतना गंभीर विषय उठा दिया है तो इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा मैं जाऊंगा। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1857 की क्रांति के बाद
जब अंग्रेजों ने भारत के 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों को सार्वजनिक जगहों पर पेड़ों में उल्टा लटकाकर जिंदा जलाकर भूनकर मार डाला था। उसके बाद ये विचार हुआ A.O. व्यूम, जो कि एक DM हुआ करते थे इटावा के, कि भारत में दोबारा क्रांति ना हो, दोबारा इस तरह का संघर्ष ना खड़ा हो, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या शासन नीति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ क्या है कि राजतंत्र खत्म होना चाहिए, जो राजघराने हैं, रजवाड़े हैं, वो खत्म होना चाहिए। अब सोचिए, हम लोगों की जो जीवन शैली है उसमें भगवान राम भी एक राजघराने से जुड़े हुए व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण भी थे, या जिनको भी हमने आदर्श माना है वो किसी ना किसी राजकुल से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने राजघरानों को खत्म करने के लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जनता द्वारा चयनित राजा की पद्धति के लिए एक 8000 पन्ने की थीसिस बनाई, और उस थीसिस को बना करके उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट को भेजा कि इस दृष्टिकोण से अगर भारत में शासन पद्धति लागू की जाए तो उस शासन पद्धति के तहत भारत के अंदर राजतंत्र, राजशाही जब खत्म होगी तो वहाँ पर यूनाइट करने के लिए जो फंड की ज़रूरत पड़ती है वो फंडिंग बंद हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुलों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुकुलों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा पद्धति जब तक वंश अनुगत श्रुति और स्मृति के अनुसार चलता रहेगा तब तक भारत को हम कभी भी मूल रूप से खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उन्होंने उसमें अपना रिकमेंडेशन ये दिया। और तीसरा रिकमेंडेशन उन्होंने जो दिया वो ये दिया कि भारतीय समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। इसके लिए भारत के अंदर इंटरनल संघर्ष कराने पड़ेंगे, जैसे पूंजीपति और मजदूर के बीच में आपको संघर्ष कराना पड़ेगा, जैसे कि सवर्ण और अछूत के बीच में आपको संघर्ष कराना पड़ेगा, जैसे कि शहरी और ग्रामीण के बीच में आपको संघर्ष कराना पड़ेगा, जैसे कि किसान और व्यापारी के बीच में आपको संघर्ष कराना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी शासन में कि जिस व्यवस्था के तहत समाज छोटे छोटे खंडों में बंट जाए और ये यूनाइट ना हो। और जब ये यूनाइट नहीं होगा तो हमारे खिलाफ कभी भी क्रांति का वातावरण दोबारा इस देश में नहीं बन पाएगा। और इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, एक ऐसा राजनीतिक संगठन बनाना पड़ेगा जिस पर लोग आकर अपनी बात कहें। इसके लिए 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, और उस कांग्रेस पार्टी की स्थापना में जिन लोगों को शामिल किया गया था वो सब अंग्रेज परस्त थे, अंग्रेजों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें सदस्यता ली थी। और जितना भी जो भी राष्ट्र में कार्य होता रहा इसके बाद कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, उसमें उन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जो कि अंग्रेजों के चाटुकार थे और भारतीय जीवन शैली, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय जीवन की जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसको हनन करते रहे, नष्ट करते रहे। तो जब राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि ही भारत के सर्वनाश की योजना पर टिकी हुई है, उस राजनीतिक दल का मुखिया अगर भारतीय संस्कृति के विपरीत आज इस तरह का बयान दे रहा है तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अब दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी के विषय में 2 बातें जग जाहिर हैं। पहली चीज़ ये है कि वह बिना सोचे समझे और बिना किसी भी कही हुई बात का क्या परिणाम होगा इस पर विश्लेषण किए कुछ भी बोल देते हैं, जो कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति कभी नहीं करता। दूसरी चीज़, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वह योग्यता न होते हुए भी उस कांग्रेस के महासचिव पद पर लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास यही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें वो राजनीति में अपने अस्तित्व को जिंदा बनाए रख सकते हैं। तो उस अस्तित्व को जिंदा बनाए रखने के लिए वो विवादास्पद बयान समय समय पर देते रहते हैं। यह तीनों स्थितियां मिलकर के यह बताती हैं कि यह कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के विचारधारा के जो भी लोग आज देश के अंदर राजनीति में सक्रिय हैं, ये सभी विद्या भारती और विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर, जहाँ संस्कारों की बच्चों में अवधारणा जागृत की जाती है, उसके विरोधी हैं। इसलिए ये इस तरह का बयान जारी कर रहे हैं, खास तौर से चुनाव के मौके पर कर रहे हैं, जिससे कि उसका चुनाव में गैर राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्र विरोधी ताकतों का लाभ उठाया जा सके, इसलिए उनका ये बयान इस विषय में आया। आज का हमारा विमर्श जिसका विषय था राहुल गांधी का बयान
उनकी अज्ञानता या नासमझी है। विमर्श का निष्कर्ष ये है, अब सभी अतिथियों की चर्चा पर चर्चा के बाद, कि राहुल गांधी के अंदर नासमझी तो है, उनकी परंपरागत अज्ञानता भी है, और उनका मूल चूँकि भारतीय नहीं है इसलिए वो इस तरह के बयान भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें इनकी एक रणनीति भी है, और ये रणनीति पूरी तरह से राजनीतिक है, चुनावी है, एक स्टंट है। ये मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर योजना और विद्या मंदिर, शिशु मंदिर, जितने भी विद्यालय चलते हैं, ये सब भारतीयता के प्रतीक हैं। एक तरह से राहुल गांधी ने सरस्वती शिशु मंदिरों पर आक्रमण नहीं किया है, उनकी आलोचना नहीं की है, उन्होंने भारतीयता की आलोचना की है, और ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। भारत का मन, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर योजना में केवल ये हिंदुओं की शिक्षा के केंद्र नहीं है, इसमें अन्य धर्मों के बच्चे भी पढ़ते हैं। अभी सरस्वती शिशु मंदिर की योजना से जुड़े विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री श्री राम जी का बयान आया है। उन्होंने ये भी बताया है कि 80,000 छात्र छात्राएं दूसरे धर्मों के हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जो इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कुल मिलाकर आज का निष्कर्ष यही है कि इनका बयान पूरी तरह से राजनीतिक है, स्टंट है, और कुल मिलाकर कांग्रेस को ही नुकसानदायक होगा। सरस्वती शिशु मंदिर योजना जैसे चल रही है वैसे ही फलीभूत होती रहेगी, राष्ट्र और समाज की सेवा करती रहेगी। विमर्श में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय पर विमर्श के साथ। और आज के जो विमर्श के हमारे अतिथि हैं उमाशंकर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। दिलीप यशवर्धन जी का भी हम स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। योगेश कुमार मिश्र जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं आज विमर्श में आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।